मम्मी, ऐसे कैसे मैं साक्षी को मायके जाने से मना कर दूं? आखिर मायका सबको प्यारा होता है। और फिर वो काफ़ी दिनों से अपने मायके गई भी नहीं है। अजीत ने अपनी मम्मी मधु जी से कहा, अरे वाह बेटा, तुझे तेरी पत्नी दिख रही है, पर यह नहीं दिख रहा कि तेरी बहन भी मायके आ रही है। तो ऐसे में बहू का होना ज़रूरी है। मधु जी ने जवाब दिया, मम्मी, मैं वैशाली को आने से मना नहीं कर रहा। वैशाली आए, जब चाहे आए, ये उसका अपना घर है। लेकिन उसके पीछे आप साक्षी को रोक रही हो, ये तो गलत है। अजीत ने अपनी बात कहनी चाहिए। अच्छा, बहू चली जाएगी तो फिर घर का काम कौन करेगा? मुझसे अब ये काम वाम नहीं होता। और वैशाली यहाँ आएगी तो क्या घर के काम में लगेगी? ससुराल में भी काम करो और यहाँ का भी करो। उसे भी तो थोड़ा आराम मिलना चाहिए। मधु जी ने कहा, अच्छा, तो आपको बहू इसलिए चाहिए कि घर का काम कौन करेगा? और तो कोई समस्या नहीं है ना? विशाल ने कहा। तो मधु जी ने चिढ़ते हुए कहा, अब तू बात को गलत दिशा में लेकर जा रहा है। मम्मी, मैं कोई बात को गलत दिशा में लेकर नहीं जा रहा हूँ। मैं तो सिर्फ समस्या का हल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर काम की ही समस्या है तो काम वाली बाई लगा लो। हम तो बाई अफोर्ड भी कर सकते हैं, इतनी क्षमता तो है हमारी। अजीत ने कहा, अच्छा, अब तेरी बीवी की सुविधा के लिए घर में काम वाली बाई लगा लूँ? आज तक तो घर में काम वाली बाई नहीं लगी और अब भी नहीं लगेगी। यूँ ही मैं हर किसी को अपने घर में नहीं आने दूंगी। मधु जी ने कहा, अच्छा, आपको इससे समस्या है तो फिर दूसरा काम करते हैं। पहले साक्षी 15 दिन मायके रह आएगी, उसके बाद 15 दिन के लिए वैशाली यहाँ आ जाएगी। दोनों का काम हो जाएगा। अजीत चुटकी बजाते हुए बोला, अच्छा, अब तू डिसाइड करेगा कि मेरी बेटी अब यहाँ कितने दिन रहेगी? वाह बेटा, मेरे जीते जी अभी तुम लोग ये बातें कर रहे हो तो मेरे मरने के बाद उसको बुलाओगे ही नहीं। मधु जी और ज़्यादा चिढ़ गई। मम्मी, चिट भी मेरी और पट भी मेरी। आप तो किसी भी तरीके से खुश होना पसंद ही नहीं करती हो। आपको तो सिर्फ बहू को रोकना है, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। पर मैं साक्षी को जाने से नहीं रोकूंगा। अगर वो जाना चाहती है तो ज़रूर जाएगी। आखिर वैशाली को भी ऐतराज़ नहीं है। उसने खुद कहा है कि अगर भाभी जाना चाहती हैं तो उन्हें भेज देना। अब तो अजीत भी चिढ़ गया। मधु जी भी कहाँ चुप हुई, वो भी बोले जा रही थी। एक दूसरे को जवाब देते देते आखिर बहस बढ़ गई। इधर अजीत मुंह फुलाकर अपने ऑफिस रवाना हो गया और उधर मधु जी बिना नाश्ता किए अपने कमरे में आकर बैठ गई। पर घर का माहौल खराब हो चुका था। अब दिन भर घर के इस माहौल को झेलना था साक्षी को, क्योंकि मधु जी तो मुंह फुलाकर बैठ चुकी थी। मतलब दिन भर वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहेंगी और उनकी बड़बड़ाहट को सुनकर उसका दिमाग खराब होता रहेगा। और आखिर जब वो खुद ही जाने से इनकार नहीं कर देगी तब तक बड़बड़ाहट यूं ही चलती रहेगी। हर बार आखिर यही तो होता था। हर बार समझौता बहू को ही करना पड़ता था। पर शायद इस बार साक्षी मानने के मूड में नहीं थी, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि इतना करने के बावजूद भी अच्छी बहू का मेडल तो मिलेगा नहीं। और ये उसने अभी कुछ दिन पहले ही देखा था, जब साक्षी की तबीयत खराब थी, उसे बुखार था। हालांकि दवाई लेने पर बुखार कम हो चुका था, पर अभी भी कमजोरी तो थी ही। ऐसे में ही मधु जी ने अपनी सहेलियों को घर पर चाय नाश्ते के लिए बुला लिया और साक्षी को कमरे में जाकर बोली, बहू, फटाफट से चाय और गर्मा गर्म भजिए बना दे, मेरी 2-3 सहेलियां आई हैं तो थोड़ा जल्दी कर। यह सुनकर साक्षी ने कहा, पर मम्मी जी, मेरी हालत ठीक नहीं है। फिर भी आप, अरे इतनी भी तबीयत खराब नहीं है कि 3 लोगों के लिए चाय नाश्ता नहीं बना सकती। मधु जी ने कहा, पर मम्मी जी, कढ़ाई के पास खड़ी रहूँगी तो ताप फिर से चढ़ जाएगा। साक्षी ने समझाना चाहा। अरे कुछ नहीं होता, इतनी देर में कोई ताप नहीं चढ़ता है। जाकर भजिए बना दे। मैं अपनी सहेलियों के पास बैठ रही हूँ, उनको अपने घर बुलाकर रसोई में कैसे जाऊँगी? मुझे तो उनके साथ बैठना ही पड़ेगा। कहकर मधु जी अपनी सहेलियों के पास आकर बैठ गई। अब घर में मेहमान आ ही गए थे
तो साक्षी को उठकर जाना ही था। जब साक्षी चाय नाश्ता बनाकर लेकर आई तो उसने मधु जी की बातें सुनी, जो अच्छे से उसकी बुराई अपनी सहेलियों से कर रही थी, और वो लोग भी मुंह पर हाथ रखकर मधु जी को सांत्वना दे रही थी। सुनकर साक्षी को बुरा तो लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं। जब शाम को उसने अजीत को ये सब बातें बताई तो अजीत ने भी कहा, तुम्हें तो अच्छी बहू बनने का शौक चढ़ रहा है, क्या ज़रूरत थी बीमारी में उठकर उनके लिए चाय नाश्ता बनाने की। मना कर देती, वो बड़बड़ाती हैं और तुम उठकर काम कर देती हो, तो उनको पता है कि बड़बड़ाने से मेरा काम हो जाएगा। अरे तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ये मम्मी की शुरू से आदत है, हम दोनों भाई बहन तो उनकी इस बड़बड़ाहट को इग्नोर ही करते थे। उनके मन का नहीं होता था तो वह बड़बड़ाना शुरू कर देती हैं और फिर पूरे घर का माहौल ख़राब कर देती हैं। आखिर अजीत से भी उसे ही डांट पड़ गई। एक तो कढ़ाई के पास खड़े होकर काम करने से ताप बढ़ गया और ऊपर से डांट भी पड़ गई। ये देखकर साक्षी ने भी डिसाइड कर लिया कि अब वो अपनी सास के बड़बड़ाने पर भी कोई काम नहीं करेगी। आखिर काम करो चाहे मत करो, बुराई तो मिलनी ही है, तो फिर खुद को परेशान करने का क्या फ़ायदा। पर अब तो उसे मायके जाना ही था। इधर साक्षी नाश्ता लेकर मधु जी के कमरे में देने गई तो वो तुनकते हुए बोली, मुझे नहीं करना ये नाश्ता, तुम ही कर लो। दोनों पति पत्नी को मेरी बेटी चुभ रही है, जो उसके मायके आने के दिन डिसाइड कर रहे हो। अभी ये हाल है तो बाद में पता नहीं क्या होगा। तुम दोनों ही पेट भर के खाना खाओ, मैं तो भूखी ही रह लूँगी। मधु जी को लगा था कि साक्षी उन्हें मनाएगी, पर उसने खाना टेबल पर रखा और वापस मुड़ते हुए कहा, नाश्ता यही टेबल पर रखा है मम्मी जी, आपको जब भूख लगे तो नाश्ता कर लेना। मैं जा रही हूँ मेरा सामान पैक करने, आखिर मुझे कल ही मायके के लिए रवाना होना है, मेरा टिकट हो चुका है। ये सुनकर मधु जी उसे घूर कर देखने लगी, पर साक्षी उन्हें नज़रअंदाज करते हुए अपने कमरे में रवाना हो गई। अब मधु जी की बड़बड़ाहट और तेज़ हो चुकी थी, जो उसके कमरे तक पहुंच रही थी, पर उसने ध्यान ही नहीं दिया। आखिर ऐसा करते करते 1 घंटा निकल गया, लेकिन साक्षी मधु जी के पास उनके कमरे में नहीं आई। ये देखकर वो और भी ज़्यादा चिढ़ गई। भूख तो उन्हें लगी रही थी, पर नाटक के चक्कर में उन्होंने खाया नहीं था। आखिर वह अपने आप ही उठी और नाश्ता लेकर उन्होंने नाश्ता किया। नाश्ता कर लेने के बाद रसोई में बर्तन रखने गई तो सिंक में बर्तन भी जानबूझकर जोर से पटक दिए, जिसकी आवाज़ बाहर तक आई। लेकिन ये क्या, साक्षी ने तो अभी भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। जब वो रसोई से बाहर निकली तो रसोई का दरवाज़ा भी जोर से पटकते हुए आई और फिर घूर कर साक्षी के कमरे की तरफ देखा, पर साक्षी तो आराम से सामान पैक कर रही थी, जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। पूरे दिन मधु जी जानबूझकर ऐसी हरकतें करती रही कि साक्षी का ध्यान उनकी तरफ जाए और वो खुद आगे होकर बना कर दे, पर साक्षी ने एक बार भी कुछ नहीं कहा। वो तो चुपचाप अपने कामों में लगी हुई थी, जैसे मन ही मन कह रही हो कि मम्मी जी मैंने भी इग्नोर करना सीख लिया है। तो इस बार मधु जी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि बेटा तो वैसे ही बहू के पक्ष में बोल रहा था और अब बहू ने भी इग्नोर करना शुरू कर दिया था। आखिर इतना सब कुछ करने के बावजूद भी दूसरे दिन साक्षी अपने मायके रवाना हो गई। खैर, वैशाली जब अपने बच्चों के साथ मायके आई तो उस समय अजीत ने घर में काम वाली बाई लगा ही ली। मधु जी अब भी बड़बड़ कर ही रही थी, लेकिन ना तो वैशाली और ना ही अजीत इस तरफ ध्यान दे रहे थे। आखिर जब देखा कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो बड़बड़ करके खुद चुप हो गई।